प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पुष्पा मिंज, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन, जिला दुर्ग में कार्यरत हूँ। आज इस व्याख्यान में कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडस्ट्री, उद्योग में समसामयिक मुद्दे विषय के अंतर्गत श्रम संघ चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्तमान समाज में औद्योगिक विकास के साथ ही साथ श्रमिकों के शोषण की गति भी तेज होती जा रही है। मार्क्स ने कहा है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और यही बात श्रम संघ के आधार में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण निरंतर होता जाता है। मजदूर या श्रमिक इस शोषण से रक्षा के लिए प्रयासरत रहता है और इसके लिए वे एक संगठन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार श्रमिक अपने हितों की रक्षा के लिए एक संगठन का निर्माण करता है और उसी के आधार पर वो अपने हितों को पूरा करता है। तो इसी व्यवस्था को हम श्रम संघ के नाम से जानते हैं। इसकी समाजशास्त्रियों ने कई परिभाषाएं दी हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं वी गिरी के अनुसार, श्रमिक संघों से हमारा तात्पर्य ऐसे संगठन से है जिनका निर्माण ऐच्छिक रूप में सामूहिक शक्ति के आधार पर श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किया जाता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि ये एक संगठन है जो कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हैं। एसी जोन्स क्या कहते हैं हम देखते हैं आगे। एक श्रमिक संघ अनिवार्य रूप से श्रमिकों का ही संगठन है, मालिकों, सहभागियों अथवा निजी श्रमिकों का नहीं है। उसी प्रकार R.A. लेस्टर ने भी एक परिभाषा दी है, देखते हैं हम। यह मौलिक रूप से श्रमिकों का एक संघ है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को रोजगार दशाओं को समुन्नत करने एवं संरक्षण करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। तो इस प्रकार हम सभी जो परिभाषाएं देखते हैं तो उन परिभाषाओं से यही स्पष्ट होता है कि श्रम संघ एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से श्रमिक अपने हितों की रक्षा करते हैं। हम इनके आगे इसकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषता क्या है? देखिए, सबसे पहली विशेषता, यह मजदूरों का एक संगठन है। जैसे कि इसके पहले भी हमने परिभाषाओं में हमने देखा, उसमें सभी समाजशास्त्रियों ने भी कहा है कि यह मजदूरों का एक संगठन है। दूसरी विशेषता यह है कि उद्योगों में जब से फैक्ट्री प्रणाली चालू हुआ है या फैक्ट्री प्रणाली का जन्म हुआ है, श्रम संघों का भी निर्माण तब से ही प्रारंभ हो गया। इस प्रकार श्रम संघों का प्रत्यक्ष संबंध क्या है? फैक्ट्री प्रणाली से है। प्रत्येक श्रमिक एक दूसरे से उत्पादक इकाई के रूप में संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। इस संघ में समूहों की सामूहिक शक्ति निहित होती है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति में उतनी शक्ति नहीं होती है जितनी कि एक समूह में जब एक संगठन बनाकर यदि वो कार्य करते हैं तो उस समय उनकी जो शक्ति होती है वो अत्यधिक उसमें वृद्धि हो जाती है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक प्रकार की होती है। श्रम संघों के माध्यम से श्रमिक मिल मालिकों के साथ अपनी शक्ति की सौदेबाजी करते हैं और इसी के माध्यम से वे धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यों को भी संपादित करते हैं। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। आगे हम देखते हैं इनके उद्देश्य क्या क्या हैं। मानव समाज में जितने भी संगठनों का निर्माण हुआ है वह संगठन उद्देश्यहीन नहीं होते हैं। प्रत्येक संगठन किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से ही बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से श्रम संघ का निर्माण भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, श्रम संघ अर्थात श्रमिकों का संघ। श्रम संघ के उद्देश्यों को हम अलग अलग प्रकार से भी हम देख सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या उद्देश्य है। श्रम संघ का सबसे पहला और मौलिक उद्देश्य क्या है कि श्रमिकों को संगठित करना,
सबको संगठित करना है। और इसके साथ ही साथ ये, जैसे कि हम जानते हैं कि हम संगठन में ही शक्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। अतः सभी श्रमिकों को यदि संगठित किया जाता है या सभी श्रमिक एक साथ संगठन में रहते हैं तो उनमें शक्ति की वृद्धि होती है। और संघ की स्थापना का आधार श्रमिकों में पारस्परिक सहयोग और बंधुत्व की भावना है। श्रम संघों की सहायता से श्रमिकों और मिल मालिकों के बीच पारस्परिक सहयोग को उत्पन्न करने का प्रयास भी श्रम संघ के माध्यम से ही किया जाता है। श्रम संघ में समाज कल्याण संबंधी भी बहुत सारे कार्यों का संपादन किया जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में हम और उसका व्याख्या करेंगे। यदि किसी श्रमिक को कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है तो श्रम संघ श्रमिकों को कानूनी सुझाव और सहायता भी प्रदान करते हैं। उसके सहायता भी प्रदान करने की व्यवस्था करना श्रम संघ का ही उद्देश्य है। हड़ताल से संबंधित पूर्व योजना की रूपरेखा तैयार करना, उससे अंतिम रूप प्रदान करना, हड़ताल की विधिवत घोषणा करना, हड़ताल को संगठित और उसका संचालन करना, मिल मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में बातचीत करना या वार्ता करना और झगड़ों का शांतिपूर्वक निपटारा करना, यह भी श्रम संघ का ही एक उद्देश्य है। क्योंकि आए दिन हम सुनते आए कि हड़ताल हो रहा है, तालेबंदी हो रही है, तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को श्रम संघ का ही एक संगठन जो निर्माण हुआ रहता है, वही संगठन के माध्यम से इन सभी जो क्रियाएं जो हैं वो की जाती हैं। श्रमिकों की भलाई के लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करना, यानी भविष्य निधि की स्थापना करना, श्रमिक कोष की स्थापना करना, क्योंकि जब भी जरूरत पड़े आगे भविष्य में श्रमिकों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके लिए भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड या श्रमिक कोष, इन सब की भी स्थापना करना श्रम संघ का एक उद्देश्य है। श्रमिकों और मालिकों के बीच हमेशा से तनाव की स्थिति बनी रहती है और श्रम संघ इस तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं ताकि फैक्ट्री में सही तरीके से काम चलता रहे सुचारू रूप से और देश के विकास में बाधा उत्पन्न ना हो। श्रमिकों में जो अक्षमता व्याप्त है उसे समाप्त करना तथा उन्हें कार्यों के योग्य बनाना, ये सभी श्रम संघ के उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं कि श्रम संघों के कार्य क्या क्या हैं। श्रम संघों के कार्य कुछ आंतरिक कार्य हैं, कुछ बाह्य कारक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंतरिक कार्य क्या क्या हैं। इसके अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिनकी सहायता से श्रमिकों को रोजगार की स्थिति में सुधार होता है, जैसे पर्याप्त मजदूरी दिलाने के लिए, क्योंकि कोई भी मालिक ये नहीं चाहता है कि वो अधिक से अधिक मजदूरों को पैसा दे। हर मालिक यही सोचता है कि कम से कम दर पर हम श्रमिकों से काम कराएं और हम अपना मुनाफा कमाएं। तो श्रम संघ का एक कार्य ये भी है कि सभी मजदूरों को या सभी श्रमिकों को वो पर्याप्त मजदूरी दिलाने का प्रयास करे और उसके साथ ही साथ काम के घंटों में भी कमी करने से संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी श्रम संघ के ही आंतरिक कार्य है। कारखाने के अंदर काम करने की दशाओं में भी सुधार करने से संबंधित कार्य और मिल मालिकों से उचित व्यवहार प्राप्त करने संबंधी कार्य, सामूहिक सौतेबाजी से संबंधित कार्य, हड़ताल और बहिष्कार से संबंधित जो भी कार्य हैं और मिल मालिकों से पारस्परिक वार्तालाप से संबंधित कार्य, जो इसके पूर्व में भी हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, ये सभी जो कार्य हैं ये आंतरिक कार्य कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के कार्य में हम देखते हैं कि कुछ बाहरी कार्य भी होते हैं। इन कार्यों की सहायता से श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि की जाती है और तथा उन्हें समुचित सहायता देने का प्रयास भी किया जाता है। आंतरिक कार्य में हम क्या देखते हैं कि इनकी सहायता से इसके अंतर्गत वे कार्य होते हैं जिसमें श्रमिकों के रोजगार की स्थिति में
सुधार होता है। और बाहरी कार्य वे के अंतर्गत क्या आते हैं कि श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि की जाती है तथा इसे उन्हें समुचित सहायता देने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ कार्यों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे श्रमिकों में बंधुत्व और परस्पर सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने के से संबंधित जो कार्य होते हैं वो बाहरी कार्य कहलाते हैं। शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना, वृद्धावस्था, बीमारी, रोग, बेकारी, हड़ताल, तालाबंदी आदि अवस्थाओं में श्रमिकों को आर्थिक सहायता दिलाने से संबंधित जो कार्य होते हैं वह भी बाहरी कार्य हैं। श्रमिकों को कानूनी सहायता और परामर्श से संबंधित कार्य, जो कि जब भी किसी भी श्रमिक को कानूनी सहायता की जरूरत पड़ती है तो श्रम संघ के माध्यम से ही उन्हें कानूनी सहायता और परामर्श दिलाया जाता है। श्रम कल्याण और समाज कल्याण से संबंधित कार्य जैसे पुस्तकालय, वाचनालय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सस्ते ब्याज दर पर ऋण दिलाना, सस्ते मकान और जीवन उपयोगी वस्तुएं प्राप्त कराना, श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाना एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो ये सभी जो कार्य हैं ये श्रम संघ के बाहरी कार्य हैं। इसी प्रकार एक और कार्य है जो कि राजनीतिक कार्य कहलाते हैं। श्रम संघ जिन राजनीतिक कार्यों का संपादन करते हैं वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम देखते हैं नेताओं का चुनाव करना, क्योंकि कोई भी कार्य यदि कर रहा है श्रमिकों के लिए जो उनके उपयोगी चीज या श्रमिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें किसी नेता या किसी अगुवा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए इसमें नेताओं का भी चयन किया जाता है। तो सबसे पहला कार्य राजनीतिक कार्य में है नेताओं का चुनाव करना। दूसरा है चुनाव लड़ने और इसमें क्रियाशील रूप में भाग लेने से संबंधित कार्य। जब भी चुनाव होता है तो उस समय इसमें क्रियाशील रूप से उसमें भाग लेना। तीसरा कार्य ये है कि ऐसे कार्यों का संपादन करना जिनसे सरकार के निर्माण में समुचित योग दिलाया जा सके। श्रम संघ को शक्तिशाली दल के रूप में परिवर्तित करना। जो श्रम संघ है उसको एक शक्तिशाली दल के रूप में परिवर्तित करना, ये भी श्रम संघ का ही कार्य है। तो आज हम जितने भी श्रमिक दल हम देखते हैं उन दलों को देखते हैं कितनी शक्तिशाली होती हैं। उसमें शक्तिशाली होने के पीछे एक ही कारण है कि उसमें सारे जो श्रमिक है उसमें संगठन पाया जाता है, उसमें एकता पाई जाती है। तो चूंकि एकता में बल होता है, इस कारण से सारे श्रमिक जब एक हो जाते हैं तो वह जो संगठन है वो बहुत मजबूत हो जाता है, जिसके माध्यम से वे अपनी मांगों को पूरा कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं श्रम संघ के लाभ। सबसे पहला लाभ है अनुशासन की स्थापना। श्रम संघ श्रमिकों को अनुशासन में रखने का प्रयास करता है, क्योंकि अनुशासन के अभाव में औद्योगिक अशांति हो सकती है और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्पादन पर पड़ता है। अतः श्रमिकों को अनुशासन में रखना आवश्यक होता है। दूसरा लाभ क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। श्रम संघ श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार तो करते ही हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को भी जुटाने का प्रयास करते हैं। जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि श्रम संघ ऐसे अनेक कार्य करते हैं जिनसे श्रमिकों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति होती है। उनके वेतन में वृद्धि की जाती है और चूंकि जैसे वेतन में वृद्धि होती है तो सभी चीजों में वृद्धि हो जाती है। जैसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त होने से वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिला सकते हैं। वेतन वृद्धि होने से वे अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं और अपने
सारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर वे सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब वे उनका जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, उनके कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। क्योंकि एक और जहाँ श्रमिक का जीवन स्तर उन्नत होता है, वहाँ उनका शारीरिक और मानसिक स्तर में भी वृद्धि होती है, वे स्वस्थ रहते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार से श्रमिकों का कल्याण भी होता है। तो श्रम संघ ऐसे अनेक कार्य करते हैं जिनका संबंध सामाजिक कल्याण और श्रम कल्याण से होता है। इससे श्रमिकों का अधिकाधिक कल्याण संभव हो जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, श्रम संघ के लाभ, पारस्परिक सहयोग की में वृद्धि। श्रम संघ के अभाव में श्रमिक बिखरे हुए होते हैं और वे आपस में सहयोग की स्थापना और पारस्परिक बंधुत्व की भावना को बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी उद्योग होते हैं या जहाँ भी श्रमिक कार्य करते हैं, वहाँ पर यदि मान लीजिए श्रम संघ की स्थापना या गठन नहीं होता है और मजदूर सिर्फ या श्रमिक आता है, कार्य करता है, काम के घंटे जैसे समाप्त होते हैं तो वो घर चला जाता है। वो अंदर से बहुत उसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो वो खुद महसूस करेगा कि हमें इन आवश्यकताओं की कमी हो रही है और जिसको हमें मिल मालिकों के सामने हमको प्रकट कराना है, और लेकिन वो अकेले होने के कारण उस चीज़ को सामने में वो सामने नहीं रख पाता है। इसलिए श्रम संघ का होना आवश्यक है, क्योंकि श्रम संघ के माध्यम से ही वे अपनी मांगों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें श्रम संघ के द्वारा ही सहयोग की स्थापना होती है और पारस्परिक बंधुत्व की भावना भी होती है। और श्रम संघ का सबसे बड़ा लाभ यह भी होता है कि श्रमिक अपनी शक्ति की सौदेबाजी कर सकते हैं और पूंजीपति उनका शोषण नहीं कर सकते हैं। और है उत्पादन में भी वृद्धि। श्रम संघ श्रमिकों में सहयोग की भावना का प्रसार करते हैं तथा औद्योगिक शांति की स्थापना में अपना योगदान देते हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो औद्योगिक विकास भी होता है। तो इससे जब औद्योगिक विकास होगा तो देश समृद्ध होगा और देश शक्तिशाली बनेगा, साथ ही देश का विकास भी होगा। और जब ये सभी होंगे तब राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। उद्योगों में उत्पादन अधिक होने के कारण उद्योग में को अधिक लाभ होता है और इससे देश की पूंजी में भी वृद्धि होती है और इससे राष्ट्र की आय में भी वृद्धि होती है, और जो कि राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। श्रम नियमों के निर्माण में सहायता। श्रम संघ श्रम नियमों के निर्माण में भी सहायता करता है। श्रम संघ अपना प्रतिनिधि लोकसभा में भेजते हैं और ये प्रतिनिधि श्रम कानूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इससे सरकार नियम बनाकर श्रमिकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्रम संघ अपना एक प्रतिनिधि बनाता है और उस प्रतिनिधि को लोकसभा में भेजते हैं और वही सरकार के सामने अपनी जरूरतों को, अपनी मांगों को, अपनी आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है और सरकार नियम बनाकर श्रमिकों की सुविधाओं की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक ओर जहाँ पर श्रम संघ के लाभ है, वहीं पर दूसरी ओर श्रम संघों के से हानियां भी हैं, उसमें दोष भी पाए जाते हैं। तो ये जो श्रम संघ में श्रमिकों के जो अनेक लाभ होते हैं, किंतु ये लाभ जो हैं स्थायी नहीं होते हैं। यदि कुशल और लगनशील कार्यकर्ता ना हो तथा संगठन में दोष हो तो इससे श्रमिकों को बहुत सारी हानियां उठानी पड़ती है। तो इसमें क्या क्या दोष है या क्या हानियां हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली हानि या पहला दोष क्या है, हम देखते हैं श्रमिकों में दलबंदी
श्रम संघ श्रमिकों के बीच दलबंदी की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। श्रम संघ की एक कार्यकारिणी होती है। इसमें श्रमिकों द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं। चुनाव में विविध स्वार्थों और रुचियों वाले व्यक्ति ही हिस्सा लेते हैं और चुनाव के कारण श्रमिकों में गुटबाजी और दलबंदी जैसे भावनाओं का विकास होता है। जहाँ कहीं भी चुनाव होता है वहाँ पर गुटबाजी और दलबंदी जैसी भावनाओं का विकास होता है, जो कि संगठन के लिए हानिकारक होता है। यहाँ पर इसमें संगठनों में आपस में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर है पद लोलुपता की भावना। श्रम संघ श्रमिकों में कर्तव्यों की भावना को कम कर देते हैं और साथ ही श्रमिकों को पद का लोभी बना देते हैं और इस पद को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जो श्रमिक है वो प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि कोई भी पद चाहे वो कहीं भी है, राजनीतिक के क्षेत्र में हम देखते हैं जो पद है उसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति प्रयासरत रहता है और जब पद को प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद वे अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाते हैं। और इसका एक दोष ये भी है कि औद्योगिक अशांति की स्थापना। श्रम संघ के संगठन में शक्ति निहित होती है। वे इस शक्ति का उपयोग किस में करते हैं? हड़ताल, तालाबंदी के रूप में ये लोग करते हैं। इसके कारण औद्योगिक अशांति फैलती है तथा उत्पादन स्तर में गिरावट आती है और इससे राष्ट्रीय आय में भी कमी आ जाती है। फिर एक कार्य क्षमता का भी ह्रास होता है, क्योंकि औद्योगिक अशांति, हड़ताल, आगजनी, तालाबंदी, इस अवस्था में श्रमिक निर्माण कार्यों में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ये इस प्रकार के क्रियाएं होती रहती है वहाँ कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें अव्यवस्थाएं रहती हैं। इस अवस्था में उन्हें मजदूरी भी नहीं मिलती है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है कि उनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, उन्हें कार्य करने का मन नहीं होता है, क्योंकि जहाँ मजदूरी प्राप्त नहीं होगी और जहाँ पर हमेशा हड़ताल, आगजनी, पत्थरबाजी और दुनिया भर की ये तमाम चीज़ें जैसे जहाँ पर होती हैं वहाँ पर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक कार्य नहीं कर सकता है। और आगे है एक पॉइंट और, स्वार्थ सिद्धि का साधन। आधुनिक श्रम संघ राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के साधन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेता अपने अधिकारों और पद को प्राप्त करने की दृष्टि में श्रम संघों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो खुद करते नहीं है लेकिन श्रम संघ को वो सामने लाते हैं और वो उनका उपयोग करते हैं। अगला आखिरी जो एक पॉइंट है वह है जीवन स्तर में गिरावट। श्रम संघों का काम क्या है? हड़ताल और तालाबंदी करना भी है। इसमें श्रमिकों की कार्य क्षमता कम होती है, साथ ही अनेक उद्योग पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि अनेक श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं और उनके जीवन स्तर में गिरावट होती है, क्योंकि जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जब कार्य बंद हो जाएंगे तो कार्य बंद होने पर उन्हें वेतन भी नहीं प्राप्त होता है। जब वेतन प्राप्त नहीं होगा तो उनके सारी जो चीज़ें हैं वो किसी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त तो जितनी भी जो व्याख्याएं हैं उनके आधार पर हम देखते हैं कि श्रम संघ का निर्माण क्यों होता है, कि श्रम संघ एक संगठन है जो कि श्रमिकों के हित को पूरा करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, चाहे उनके आंतरिक कार्य या बाहरी कार्य हैं, राजनीतिक कार्य हैं, ये सभी के माध्यम से वो श्रमिकों की ज़रूरतों को पूरा करता है। और इस प्रकार जितने जहाँ पर लाभ भी होते हैं तो वहाँ पर दोष भी होते हैं, कमियां भी होती है, लेकिन सरकार हमेशा उनको पूरा करने का प्रयास करती है। तो ये हैं श्रम संघ के उनके कार्य, उनसे लाभ, उनके उद्देश्य, उनकी विशेषताएं,
ये सभी के बारे में आप अभी हमने विस्तृत चर्चा किए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। मुझे सुनने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।